अरे यार ये तो नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास चर्चा में मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, ललित राय और अभिषेक रावत। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत स्वागत आपका। आज थैंक हम यू। जिस मसले पर बात करने वाले हैं वो एक कंट्रोवर्सी है। आप जानते ही हैं, मशहूर यूट्यूबर, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी को तो आप सब लोग जानते ही हैं। अक्सर वो चर्चा में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। इस बार भी एक कंट्रोवर्सी में वो घिरे हैं। उन्होंने सिख गुरुओं पर एक वीडियो बनाया और एआई जनरेटेड वीडियो बनाया, जिसमें कि सिख गुरुओं को एआई जनरेटेड वीडियोस के जरिए जो है दिखाया गया है। तो इस पे जो धार्मिक संगठन है, सिख धार्मिक संगठन, उन्होंने बड़ी आपत्ति दर्ज की है। एसजीपीसी ने आपत्ति दर्ज की है और जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसने पुलिस में शिकायत की है। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सिरसा, उन्होंने भी जो है इस पे आपत्ति दर्ज कराई है और इसका असर ये हुआ कि ध्रुव राठी को वो वीडियो यूट्यूब से हटाना पड़ा। तो ये तो खबर हो गई, लेकिन हम जिस मसले पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर ये जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं खासकर, उनको आखिर विवाद ही क्यों पसंद है, उनको कंट्रोवर्सी क्यों पसंद है। ध्रुव राठी दूसरे तरह के वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर जो है उनके वीडियोस कंट्रोवर्सी में घिराते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाने में उस्ताद है और कंट्रोवर्शियल वीडियो अक्सर डालते रहते हैं, अक्सर वो शेयर करते हैं। तो इसमें बात करते हैं और इस कंट्रोवर्सी के बहाने ये जो सोशल मीडिया पे जो चलता है, जो सोशल मीडिया की जो जो चलन है, उस पे बात करते हैं। ललित, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो ध्रुव राठी ने जो जो वीडियो बनाया, जो कंट्रोवर्सी, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करें कि क्या मामला है। जैसा मनु आपने अपने इंट्रो पार्ट में ये बोला जो है कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास सब्सक्राइबर बेस की न कमी है, न लोकप्रियता की कमी है, बावजूद उसके वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इसको सामान्य एक भावना भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जितना भी सब्सक्राइबर बेस है उसमें और ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो। जनरल प्रवृत्ति भी एक इंसान की यही होती है कि वो कंट्रोवर्सी को देखना सुनना पसंद भी करता है। एक सामान्य सोच भी है और सामान्य आधार पर आप देखते भी हैं कि बहुत ही अगर कोई सीरियस नोट पर कोई कंटेंट का क्रिएशन आप जब करते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको सब्सक्राइबर भी नहीं मिलते हैं, उसमें वॉच टाइम भी नहीं मिलता है, व्यूअर्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वही किसी विषय को विवादित तरीके से जब पेश कर देते हैं तो लोग इसलिए भी उसको देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो है क्या। तो बहुत लोग उसको देख करके उसको डिमीन भी करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, वो कम से कम अपने मकसद में वो कामयाब होता है कि उसको और उसके सब्सक्राइबर बेस में इजाफा हो जाता है। तो ध्रुव राठी को अगर आप देखें तो उसके पास सब्सक्राइबर बेस की कमी नहीं है, वो मिलियंस में है। बावजूद उसको है कि अपनी रेलिवेंसी को बनाए रखने के लिए वो इस तरह के कंट्रोवर्सीज में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हर कंटेंट क्रिएटर को आप देखेंगे कि उसका एक नजरिया यह होता है कि भाई ठीक है, अगर समाज में कोई घटना घटी है या इतिहास में कुछ हुआ है तो उसके एक पक्ष को ही दिखाया जाता है, बताया जाता है, दूसरी साइड को नहीं दिखाया जाता है। तो वो हमारा धर्म है। अब उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम भी दे देते हैं। ये बात अलग है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खुद अपने आप में न ब्लैक है न व्हाइट है, वो एक ग्रे एरिया है जिसको डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को आप ब्रीच करते हो और दूसरे के साथ जो है आप दूसरों का जो फ्रीडम है उसके उसमें आप इंटरफियर करते हो। तो कहने का अर्थ है कि ध्रुव राठी का जो एपिसोड है वो कुछ ऐसा ही है। आपने देखा कि जिस तरीके से कि सिखों के टोटल 10 गुरु हुए, जिसमें गुरु गोविंद सिंह हुए, और उससे रिलेटेड आपको याद होगा जो है कि पता भी होगा कि अगर इतिहास को आप थोड़ा सा पीछे देखें तो मुगलों के साथ कम कम से कम औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के बीच में किस तरह का टकराव था और किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ औरंगजेब ने मरवाया था। और बंदा बहादुर, अब बंदा बहादुर का जिक्र जब हुआ तो बंदा बहादुर का थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझना जरूरी है कि 1670 का वो साल है जब बंदा बहादुर का जन्म आज के जम्मू कश्मीर के पुंछ के रजौरी इलाके में होता है, राजपूत परिवार में।
और पूरी जो लाइफ साइकिल है बंदा बहादुर की वो 1670 से लेकर के 1716 की है। 1716 में उनको बहुत ही क्रूर तरीके से मुगल जो बादशाह हुआ करता था उस समय फर्रुख सियर बहुत ही बेरहमी के साथ उनका कत्ल करता है, उनके बच्चे को मारता है। और सबसे बड़ी चीज है कि बंदा बहादुर का जो एक्चुअल जो नाम था वो लक्ष्मण देव था। बाद में 15 साल की उम्र में वो बैरागी हुए और माधो दास नाम रखा। और उसके बाद जम्मू से चल करके वो पंचवटी गए, जो महाराष्ट्र का पंचवटी है, और फिर पंचवटी के बाद नांदेड़ गए। नांदेड़ में 1708 के आसपास उनकी मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह से, वो मिलते हैं। और गुरु गोविंद सिंह, आपको याद होगा कि 1699 का वो साल था जब खालसा पंथ की स्थापना होती है। और खालसा पंथ के बाद ही जब गुरु गोविंद सिंह स्थापना करते हैं तो वो कहते हैं कि अब इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही अंतिम गुरु हो गए, वही गुरु के तौर पे जाने जाएंगे, मतलब 10वें गुरु ही अंतिम गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह थे। तो आप देखेंगे कि 1708 में नांदेड़ जब जाते हैं बंदा बहादुर, तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि देखो क्या है कि बैरागी जीवन से ज्यादा जरूरी है कि आज हमारे सिख समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती उठ खड़ी हुई है, लिहाजा आपको बैराग का जीवन त्याग करके हथियार उठाना चाहिए, तलवार उठाना चाहिए और मुगलों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसके बाद नांदेड़ से गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर बंदा बहादुर फिर वापस पंजाब आते हैं। और आप देखते हैं कि किस तरीके से उस समय जो मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर, आपको याद है 1707 के साल में औरंगजेब की मौत होती है और उसका जो बेटा होता है बहादुर शाह जफर, वो शासन में आता है। और उसके बाद वो टकराव का जो सिलसिला जो शुरू होता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने बहुत ही बहादुरी के साथ सिख कौम को इकट्ठा किया, अपनी राजधानी बनाई, अपनी मुहरें चलाई, सील्स चलाए, रुपए चलाए, करेंसी चलाई, यानी कि एक तरीके से मुगलों के खिलाफ एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की। तो निश्चित तौर पे जो सिख जो कौम है वो जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह को बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से वो आदर भाव सब कुछ देती है, ठीक उसी तरीके से बंदा बहादुर का भी स्थान सिख समाज के इतिहास में है। और उनकी जिस तरीके से बेअदबी करने की कोशिश ध्रुव राठी ने की, उसको सिख समाज ने मतलब पसंद नहीं किया। और आपने देखा कि उसका प्रतिवाद किया, और प्रतिवाद करने के बाद ध्रुव राठी ने जो टाइटल था द सिख वॉरियर हु टेरिफाइड मुगल्स, उसको अपने यूट्यूब से हटाया है। और अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा मांग भी की है कि उनके खिलाफ, ध्रुव राठी के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हो। जी मनु। तो ध्रुव राठी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग सिरसा ने की है, जो कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो दिल्ली वाली है उसमें रह चुके हैं। अभिषेक मेरे साथ है, मेरे सहयोगी अभिषेक। जो सिरसा किन बिंदुओं पे आपत्ति कर रहे हैं, क्या उनका कहना है कि क्या इस वीडियो में मतलब किस तरह दर्शाया गया था कि जो आपत्तिजनक है, और क्यों जो है मामला पुलिस तक पहुंचा है? देखिए मनु, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो है एक ट्वीट किया है जिसमें ध्रुव राठी का वो ट्वीट है, और साथ ही साथ वो वीडियो भी जो है एम्बेड किया है उन्होंने, और उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जी का बाल रूप दिखाया है। और वो बाल रूप दिखाते हुए ये दिखाया है कि जो नवे गुरु थे सिख गुरु तेग बहादुर जी, उनका जब जो है उनकी शहादत जब होती है, और तो उनका जो कटा हुआ सिर है वो उसमें दिखाया गया है कि वो जब गुरु गोविंद सिंह जी देखते हैं, जो उस समय अपनी बाल्यावस्था में होते हैं, तो वो देखकर भावुक हो जाते हैं। और भावुकता का जो वो दृश्य दिखाया हुआ है उसी को लेकर मुख्यतः आपत्ति है। आपत्ति ये है कि उनको भावनात्मक तौर पर जो है कमजोर दिखाते हुए वो वीडियो मतलब है। उनका ये कहना है कि दृश्य चित्र अगर है तो चित्र ही दिखा सकते हैं, बाकी आप क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। जनरेट वाली भी बात है। फिर उनका ये कहना है जो जेस्चर उसमें दिखाया है उस पर मुख्यतः आपत्ति है। उनका ये कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो व्यक्तित्व है या जो उनकी छवि है, और या फिर वो जो थे जितना हम लोगों ने उनके बारे में सुना है, वो भावुकता के आधार पर जिस तरीके से पर उसमें जो दृश्य दिखाया है वो वैसे भावुक नहीं हो सकते थे। वो बहुत ही मजबूत हृदय वाले जो है गुरु थे, जिन्होंने बाल्यावस्था से ही गुरु की पदवी संभाली, अपनी जिम्मेदारी संभाली, और बहुत ही दृढ़ता के साथ उन्होंने मुकाबला किया हर परिस्थिति का। और जो कश्मीरी पंडितों को जब जबरन मुसलमान बनवाने का जो मुगलों का प्रयास था, खासतौर पर औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं,
जैसा हिस्ट्री में लिखा है। तो जब वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए आए थे, तो उसी रिवायत को बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस मदद में अपना पूरा जीवन लगाया, और अपने पूरे परिवार की अगर हम देखें तो शहादत भी उन्होंने होने दी। उनके जो 4 साहिबजादे हैं, उन चारों की बहुत ही जो है बहादुरी के साथ उन्होंने वो भी बाल्यावस्था में थे, और उन्होंने जो है उस युद्ध को लड़ा, और उसके बाद उनकी शहादत होती है। उसके बावजूद भी आप कहीं पर भी हिस्ट्री में ये पढ़ने को नहीं देखेंगे कि वो जो है दुख में पहुंचते हुए गुरु गोविंद सिंह जी जो है भावुक हुए। हाँ, तो कुल मिला के मतलब जो पर्याप्त जिस तरह की सेंसिटिविटी की जरूरत होती है इस तरह के वीडियोस में, या जिस तरह के फैक्ट की जरूरत होती है, उनका ये भी है कि ये शायद फैक्चुअली भी शायद चीजें गड़बड़ हैं, और बिल्कुल फैक्चुअली भी है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो वो छवि अब वो जानबूझ के दिखाई गई या अनजाने में हुआ है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, उससे एक जो छवि जा रही है, एक दृढ़ व्यक्तित्व की जो छवि है, उसमें कहीं ना कहीं एक हमारे को बदलाव देखने को दिख रहा है उस वीडियो से। और यही सबसे बड़े आपत्ति का कारण है कि जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, बेहद ही दृढ़ निश्चयी जो थे, उनको एक तरीके से बहुत भावुक और कमजोर हृदय वाला उसमें दिखा रखा है। और यही सबसे बड़ी आपत्ति का कारण है। मनु, यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट मैं आपको और अपने दर्शकों को साझा करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि देखिए, ध्रुव राठी क्यों जाने जाते हैं, वो अभी मोदी विरोध में जो भी अपना उनका जो मोस्टली आप देखेंगे जो भी कंटेंट है, आप उसमें देखेंगे कि मोदी और मोदी सरकार की वो कमियां उजागर करते हैं, और उनके खिलाफ में अगर हम बोले तो अपना उनका ज्यादा ध्यान रहता है। और अभी दिल्ली इलेक्शन गए हैं, एक उनको जो है सिंपैथाइजर आम आदमी पार्टी का माना जाता है, ये कहीं किसी से बात छुपी नहीं है। और यहाँ पर ये जो वीडियो है, मुझे लगता है कि ना चाहते हुए ये उनसे जो है एक बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने ये वीडियो बनाया था कहीं ना कहीं पंजाब की पब्लिक में एक बेहतर छवि बनाने के लिए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचे। लेकिन ये जो एक दृश्य उनकी तरफ से डाला गया है, मुझे लगता है ये बैकफायर कर गया है उनके ऊपर, और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी पर भी आंच आ सकती है। आप ये देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं कोई आपको प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पार्टी भी समझ रही है कि जिस तरीके से बैकफायर कर गया है, तो उनको अब जो है इस पर वो अभी शांति बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर वो बचाव करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्रुव राठी का बचाव करना उनके लिए सुसाइडल हो जाएगा आज की परिस्थिति में। और यही वजह भी है कि ध्रुव राठी जो बहुत एडामेंट आप उनका देखेंगे बिहेवियर रहा है अपने ट्वीट्स को लेकर या फिर अपने कंटेंट को लेकर, और इसी वजह से आज उन्होंने जो है डिलीट भी कर दिया है ये वीडियो। जी मनु जी, तो अभिषेक बता रहे हैं कि ध्रुव राठी ने कंट्रोवर्सी के बाद वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन डिलीट करना क्या कोई समाधान है? ललित, डिलीट हो गया है वीडियो, लेकिन उससे पहले जो है वो लाखों व्यूज जैसे ध्रुव राठी के वीडियोज में आते हैं, लाखों व्यूज ले चुके थे, मतलब वो पैसा कमा चुके हैं उसमें, जितना उन्होंने कमाना होगा बहुत कम समय में। तो क्या डिलीट कर देना ही समाधान है? क्योंकि इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई हम विविधता वाले देश में रह रहे हैं, विभिन्न मत हैं, विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, तो तमाम चीजें, इन चीजों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। डिलीट करना कोई सोल्यूशन तो है नहीं, क्या कहते हैं? मनु, सबसे अच्छी बात यही है कि डिलीट करना सोल्यूशन नहीं है। जैसा कि आपने बोला, इसका मतलब है कि डिलीट अगर आप किसी चीज को करते हो तो निश्चित तौर पे आपके जेहन में, आपके मन में, मस्तिष्क में पहले से ही ये बात चल रही है कि उस पर विवाद होना है। कहने का अर्थ है कि जैसे आप कोई चीज साफ सुथरी कोई चीज बनाते हो, बिना विवाद के कोई चीज बनाते हो, जिसको सामान्य तरीके से आप पेश करते हो, तो आप जानते हो कि ठीक है, इस पर कोई चीज नहीं होनी है। लेकिन अगर आप कंटेंट उस तरीके का चूज करो कि जिसको आप दिमाग सोच के चले हो कि ठीक है, कल को अगर इस पर कोई मामला बवाला खड़ा होता है तो इसको हम डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि ध्रुव राठी जब इस वीडियो को, जब इसको कंसेप्ट में लाए होंगे, उसको उतारे होंगे, एआई का इस्तेमाल किया होगा, सब्जेक्ट को चुना होगा, तो स्वाभाविक था जो है कि उस पर कहीं ना कहीं बवाल मचता, और उनको ये बात पता थी।
और अल्टीमेटली क्या है कि जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे कि अगर इसमें कोई पार्टी इंक्लिनेशन भी अगर है तो स्वाभाविक तौर पे कह सकते हैं कि वो भी एक दिमाग भाव में रहा होगा। उन्होंने देखा कि इसका रिएक्शन किस तरीके का आता है। जब रिएक्शन काफी बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और दर्ज किया कराया गया, तो उसके बाद उनको अपनी वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि और दूसरी चीज अभी देखिए जो है कि ध्रुव राठी रहते कहाँ पे हैं। वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन देश में नहीं रहते, वो जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी में रह करके अपने सारे वीडियोज को अपलोड करते हैं, ताकि मतलब कोई भी कानूनी तौर पर अगर सामने मुश्किलें आए जो है तो उससे अपना बचाव वो कर सके। इसलिए वो देश छोड़ जो है जर्मनी चले गए और जर्मनी से अपने सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अल्टीमेटली ये सारी जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, ये केवल और केवल क्या है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इस देश में आपने देखा होगा कि तमाम सारे यूट्यूबर्स, अगर थोड़ा और पहले मनु अगर पीछे भी चलिए तो रणबीर इलाहाबादिया समय रैना का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियाज गॉट टैलेंट प्रोग्राम में जिस तरीके से रणबीर इलाहाबादिया ने सवाल पूछा था और समय रैना जिस तरीके से उस पर ठहाका लगाया था, उसके साथियों ने ठहाका लगाया था, आप उस सवाल को दोहरा ही नहीं सकते एक सभ्य समाज में। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक सामाजिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पर समाज जो चलता है, ये सबको पता है कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है, और हमारी अपनी आजादी वो बात सही है, लेकिन समाज के बड़े हित में देख करके फैसले लिए जाते हैं और समाज के बड़े हित में देख करके ही बात कही जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कहने से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो अलग होगा। और आपने देखा कि रणबीर इलाहाबादिया या समय रैना ने भी वही सारी गलती की थी, और बाद में जब पूरे देश में उनके खिलाफ एक मूड बना और उसके बाद जगह जगह पर एफआईआर दर्ज किए जाने लगे, तो समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया दोनों को यह बात पसंद में आ गई कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था, सही नहीं किया था, लोगों के भाव विचार को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। लेकिन आप फिर देखेंगे कि आप देखिए कि रणबीर इलाहाबादिया जो है फिर एक कंट्रोवर्सी में गिरे। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग जो है हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपनी बातों को रखो, और यदि मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उससे फिर क्या करो कि रोल बैक कर लो, जैसा कि आपको ध्रुव राठी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला करके ये है कि अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए इन सब के कंटेंट्स में उनको एक उम्मीद जगती है और उसका वो उपयोग करते हैं। जी मनु। अच्छा अभिषेक, अभी जैसे ललित बात कर रहे थे, उन्होंने रणबीर इलाहाबादिया की बात की, उन्होंने समय रैना की बात की, और इस तरह और भी इन्फ्लुएंसर हैं। ये तो पहले से ही बहुत हैवीवेट हैं, बहुत इनके पास लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर ये कंट्रोवर्सी ही क्यों चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी ही क्रिएट करें, और जबकि ये तो पहले से ही जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो है अपनी चीजों को रख रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। तो अब ये ऐसा क्यों चाहते हैं? ये तो सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, तो क्या ये फितरत है? देखिए मनु, अगर आप देखेंगे जो फितरत की आपने बात करी है, तो फितरत होती है पैसे की भूख की, पैसे की हवस की और मौका परस्ती की। तो आप मोस्टली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, आप पहले बात तो आप देखें इनका, अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड पे जाएं या किसी और चीज पे जाएं, तो बमुश्किल ही आप शायद ऐसा देखने को मिलेगा वास्तविकता में कि ये कोई बहुत ज्यादा जैसे एकेडमिशियन हो, बहुत ज्यादा ऐसा कोई इनका डिग्री आदि में आपको कमी देखने को मिल पाएगा। हाँ, ये बात और होती है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट जो है अपनी बात को रखते हैं, और एक तबका जो शायद अगर मैं बात करूं एस्टेब्लिशमेंट से जिसकी नाराजगी है या किसी व्यवस्था से नाराजगी है, तो उसको इन्फ्लुएंस से कर लेते हैं, क्योंकि ये उसके दिल के अंदर जो बात चल रही होती है उसी के इर्द गिर्द माहौल को बनाते हैं और वो सारी चीजें रखते हैं। और इसके बाद हर मामले की चॉइस होती है। अगर आप पॉलिटिकल पे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर व्यक्ति का जो झुकाव है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए उसकी तरफ रहता है। तो ये अपनी बातों से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या आप कह लेंगे व्यक्ति के जो फॉलोअर्स होते हैं या प्रशंसक होते हैं, उसको जो है उसके दिल को सुकून देते हैं अपनी बातों से करके।
और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो आप देखेंगे जो मतलब नाम से मतलब होता है, चाहे फिर आपकी बदनाम होकर ही क्यों ना हो, पर नाम का आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो ज्यादा महत्व है, क्योंकि उसी की वजह से इनको व्यूज मिलेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे और इनका जो पैसा है वो बढ़ेगा। रही बात ध्रुव राठी की, तो अब आप ये देखें कि ध्रुव राठी ये पहली बार नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर बैकफायर कर गया है और वो इसमें अकेले फंस गए हैं, क्योंकि अब उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। वरना इससे पहले भी बहुत सी चीजों पे कंट्रोवर्सी हुई है, उन्होंने बहुत सी चीजें बोली हैं, लेकिन जब जब उन पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो उन्होंने उसके प्रति जो है अपने लिए एक सिंपैथी खड़ी कर दी है लोगों के बीच में। लेकिन अब वो एक ऐसे मामले में फंसे हैं कि शायद कोई उनको बचाव करता हुआ बहुत कम लोग दिखेंगे। जो दिखेंगे भी तो वो आपको वो कोई नॉन पॉलिटिकल, या फिर आप देखेंगे कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है उनके बचाव को रखेगा। तो आप रणवीर इलाहाबादिया की जो बात हो रही थी, या फिर समय रैना की जो बात हो रही थी, और जो एक बात उठी थी कि क्या वीडियो डिलीट करने से ही सिर्फ हम सॉल्यूशन मान लेंगे, तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का जो डाटा है, खासतौर पे वीडियो जो है, वो कई ऐसी साइट है कि आप डिलीट हुए वीडियो को भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कई ऐसी साइट होती है जो उसको सेव कर लेती है और फिर वो कंट्रोवर्सी मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है जो ध्रुव राठी ने डिलीट किया है अपने हैंडल से, वो कहीं और जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं होगा, या फिर उसको कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। लेकिन जी अभी की हम बात करेंगे तो ये एक और सबक है सब लोगों के लिए, जो आंख मूंद कर ये विश्वास करते हैं किसी इन्फ्लुएंसर पर कि वो जो बोल रहा है या वो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहा है वो बिल्कुल जायज बात है, या फिर वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो इसलिए इसमें जागरूकता हम लोगों की होनी चाहिए, दर्शकों की होनी चाहिए, और वो हर चीज को परखने के बाद ही तय करें कि जो सामने वाला इन्फ्लुएंसर है उसने जो भी बात रखी है, चाहे वो अच्छी हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो, उसकी मंशा क्या है, उसका इरादा क्या है। क्योंकि इन लोगों का इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअरशिप बढ़ाने का है, फॉलोअर बढ़ाने का है, और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का है। इसके अलावा इनका कोई जो है मंशा नहीं होती है। और दूसरी मंशा ये हो सकती है कि जिसको ये सपोर्ट करते हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल एजेंडे को अगर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक इनका अपना जो है मकसद हो सकता है। तो मकसद कुछ भी हो, लेकिन घिर गए हैं ध्रुव राठी। लेकिन जो आप बता रहे थे कि बदनाम हुई तो क्या नाम ना हुआ, ये एक फंडा है इस दौर में तरक्की करने का या चर्चित उसमें चर्चा में रहने का। ललित, मैं आपके पास आता हूँ, तो हम क्या माने इससे? क्या ध्रुव राठी इस कंट्रोवर्सी से वो सबक लेंगे, या आपको लगता है कि वो इस कंट्रोवर्सी का मजा ले रहे होंगे या एंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरह की आजकल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की फितरत है? क्या आपको लगता है? मनु, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि अभिषेक भी ये कह रहे थे कि ये मौका परस्ती भी है, पैसे को कमाने की हवस भी है, और कहने का अर्थ है कि किसी भी तरीके से अपने जो सब्सक्राइबर बेस है उनको बढ़ाने की कोशिश है। ये तमाम तरह की एक साफ मोटो तो नजर आता है। उससे भी बड़ी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को देखिए कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो इतिहास सिखा रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, अपने तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, और उस पर जिस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है। सवाल है कि इस देश में तमाम सारे लोग अलग अलग विषयों पर अपनी बात को रखते हैं, राय रखते हैं, और उसको जनता उसको पसंद करती है और उससे सीखती है, समझती है, और वो विवादों से परे होते हैं। लेकिन ये लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो ये विवादित हो जाता है, और विवादित हो जाने का मतलब है कि वो सब सीधी सी बात है कि जब कोई भी शख्स किसी भी मैटर पर जब माफी मांग लेता है, अपने प्रोग्राम को डिलीट करता है, तो स्वाभाविक है उसकी जो साइकी है, उसका जो दिमाग है, वो सोच के ही चला है कि उस पर आने वाले समय में विवाद होना ही होना है, और जो कि होता है। नंबर एक। नंबर दो चीज है कि एक चीज और देखिए कि खासतौर से ये भी चीज हो गई है कि अब विपक्ष क्या कर रहा है कि जो बात पत्रकारों से नहीं कहवा पा रहे हैं, नहीं बुलवा पा रहे हैं, या खुद अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो वो इस तरीके के लोगों का जो है सहारा ले रहे हैं, जो जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है।
तो इस तरह की चीजें आ रही है, तो जिसमें ध्रुव राठी हो गए, चाहे आपके रणबीर इलाहाबादिया हो गए, समय रैना हो गए, ये सारे लोग उसी के प्रोडक्ट हो गए। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि आप देखिए मनु, एक सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा होगा कि इससे थोड़ा सा इससे जुड़ा ही हुआ है कि आप उसका ज्योति मल्होत्रा जो है उसका भी जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वो ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, और उसके बाद आप देखिए कि उसके अरेस्ट होने के पहले तक उसको पूरी दुनिया, मतलब पूरा देश ये समझ रहा था कि वो ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग बनाती है, लोगों को अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताती है, मतलब उनसे एक रास्ता होता है, तमाम तरह की बातें करती है। लेकिन अब स्थिति क्या हो रही है कि वो, उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई से जो है कनेक्ट थी, कहीं ना कहीं वो भारत से जो जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है उसको जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो है पासान कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के भी जो चेहरे हैं, अनजान जो चेहरे जो बन रहे हैं, उनके जरिए और मकसद को भी जो है सर्व किया जा रहा है। अब आपका सवाल है कि ध्रुव राठी इस कंट्रोवर्सी से सबक लेंगे या उसको एंजॉय करेंगे। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि ध्रुव राठी कंट्रोवर्सी में आए हों। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब समय रैना या रणबीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी में आए हों। ये लोग पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं। इनकी फितरत बन चुकी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके किसी भी तरीके से लाइमलाइट में बने रहो। इनका मकसद साफ है। कहने का अर्थ है कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। इन्होंने एकदम अपना बना लिया है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर के, आर्टिकल 19(1) का सहारा लेकर के वो अपनी बातों को रखते हैं, और कल को वो अदालत में भी जाएंगे, अदालत के सामने अपनी बात रखेंगे, और वो कहेंगे भाई कि एक सिक्का है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पक्ष को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो फिर दूसरे पक्ष को भी दिखाना समझाना बनता है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे पक्ष को आप जब दिखाते हैं, समझाते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उसमें विवाद का केंद्र हो, उसमें विवाद का एलिमेंट ऐड किया जाए? लेकिन इनकी फितरत जो है कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी। तो आपका जो सवाल है ना, उस सवाल में सबक लेना जो है वो सेकेंडरी है। जो आपने सवाल किया कि उसमें ध्रुव राठी सबक लेंगे, वो सेकेंडरी है। कंट्रोवर्सी को एंजॉय कर रहे होंगे, ये प्राइमरी है। क्योंकि उनको ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके अब तो एटलीस्ट मतलब डिलीट कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली जहां जहां वो सर्कुलेट हो चुका होगा तो उसका कुछ हिस्सा, उसके कुछ क्लिपिंग्स भी बन गए होंगे, और वो क्लिपिंग्स जो है धीरे 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 लोगों के बीच तक तो पहुंच ही गए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं फायदा तो मिल ही रहा है। इसीलिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 295 का जो धारा है उसके तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाए, मतलब FIR की जाए, ताकि इस तरह के लोग जो इस कुत्सित मानसिकता के साथ ये वीडियोज बनाते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, उनको कम से कम लगाम लग सके और वो आगे इस तरह के कृत्य को ना कर सकें। लेकिन बात वही है, कंट्रोवर्सी से ऐसे लोग सबक नहीं लेते हैं। और मनु, सबसे बड़ी चीज है कि आपने देखा होगा कि रणबीर इलाहाबादिया जो है, इंडिया गॉट टैलेंट को लेकर के जिस तरह से कंट्रोवर्सी मची, और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली कि मुझे ये नहीं पता था जो है कि इससे ये सारी चीजें होंगी। ये भी अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि इतनी इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा। और अभी आपने देखा होगा कि एक प्रोग्राम में 6 दिन पहले की बात है, आज तारीख है 19 और ये 13 तारीख की बात है, जब एक पॉडकास्ट प्रोग्राम में वो ओसामा बिन लादेन का फोटो लेते हैं और वो दिखाते हैं कि ये दुनिया रिकॉग्नाइज इनको करती है। अब्दुल रऊफ जो मारा जाता है उसको रिकॉग्नाइज जो है इंडिया करता है। इस तरह की बातें होती हैं। और तमाम जब इस पर और मामला होता है कि क्या आपको इंडिया मतलब एक आतंकी को ही रिकॉग्नाइज करती है, इस तरह की जब बात, इस पर जब मामला बढ़ा तो फिर उन्होंने पोस्ट को हटा लिया। और उसके बाद तर्क दिया जो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई सारे इंडियंस जो है पाकिस्तान को हेट नहीं करते हैं, और कुछ जो चूंकि टेरर ग्रुप्स हैं, ये तमाम सारी चीजें पाकिस्तान को लेकर के थोड़ी सी एक एनोमिसिटी जो है बनी हुई है। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों को रख करके वो कहीं ना कहीं एक सेंटर स्टेज बनेंगे, उनको पब्लिक अटेंशन देगी, मतलब अटेंशन सीकर है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बावजूद अब इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ है कि एजेंडा को चलाना, ताकि वही फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने एजेंडा को चलाना। और जब वो उसमें ट्रैप होते हैं, उसमें फंसते हैं, उनको कानूनी झमेलों का सामना करना पड़ता है, तो बड़ी सीधी सी बात वो कह देते हैं कि सॉरी। मतलब ये करीब करीब जो है 5 लेटर का सॉरी जो है एक हथियार बन गया है कि आप जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और अंत में सॉरी बोल करके उससे दूर निकल जाओ। जी मनु। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और अंत में सॉरी कह के निकल जाओ, या उस कंट्रोवर्सी को एंजॉय करो
इस तरह के एक नई फितरत हम देख रहे हैं। अपना एजेंडा आप जैसे बता रहे हैं कि एजेंडा चलाओ, और ये भी एक अलग तरह की फितरत है कि आपके पास एक बड़ा सोशल मीडिया का जो आपके फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा बैंक है आपके पास, और आप उसके दम पर जो है वो कर रहे हैं। तो जैसे अभिषेक आपने बताया कि ध्रुव राठी का कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन भी जुड़ता है, और ये तो एक अलग मसला है। हम देख रहे हैं कि जब जो इन्फ्लुएंसर हैं वो वो भूल जाते हैं कि वो लक्ष्मण रेखाएं कई बार पार कर जाते हैं। जैसे अब ज्योति मल्होत्रा वाला मामला है, कुछ तो चलिए पॉलिटिकल किसी का लिंक होगा, किसी का कुछ होगा, वो भीतर जो है देश के भीतर है। लेकिन जो ज्योति मल्होत्रा वाला केस है वो भी इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो तो देश के जो आरोप उस पर लगे हैं वो तो देश के खिलाफ भी काम कर रही है। ये जो फितरत है इसमें कुछ बताइए, क्या कुछ इसमें चीजें डेवलपमेंट है, क्या कुछ पता चल रहा है? देखिए मनु, अभी तो ये मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अभी कल ही जो है ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो मामला है ये जॉइंट ऑपरेशन है पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस का। इसलिए पहले ही बात तो मैं ये भी रखना चाहूंगा कि अगर सिर्फ इसको ये कोई सोचे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो क्या ये पॉलिटिकल कोई एक्शन हो सकता है, तो मुझे शायद लगता है कि ये सोचना जल्दबाजी हो सकती है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने भी ऐसे ही 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं शायद एजेंसीज के पास कुछ ऐसा एविडेंस, कुछ ऐसा इनपुट जरूर रहा। अभिषेक आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इसमें अभिषेक ने मनु जैसा कहा जो है कि पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर से 2 इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट किया है जिनकी उम्र जो 19 साल और 20 साल है, और उनके खाते में अभी रिसेंट में कुछ लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जो बाहर से पैसा आया हुआ है। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, गिरफ्तारी से पहले की। और खास बात यह है कि वो दोनों बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उनको एक जो तालीमी जो शिक्षा होती है उसकी कमी है। मतलब जो व्यवहारिक जो बातें उन्होंने सीखी होगी, समझी होगी और यूट्यूब के जरिए सीखा होगा, समझा होगा, उतनी ही तक शिक्षा है। उनको पूरी तरीके से भारत के इतिहास भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता किस तरीके का है वो जानकारी नहीं है। लेकिन वो भी जो है ट्रैप में फंसे हुए हैं, लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। जी अभिषेक, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। तो जो बात चल रही थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, तो देखिए ये अगर हम देखें, अगर आपने मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के आप स्टूडेंट रहे हैं तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूं। सबसे पहला सबक जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो उसमें पहले चैप्टर में एक बात होती है, व्हाट इज न्यूज। न्यूज की डेफिनेशन होती है। तो उसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट ले, दैट इज नॉट अ न्यूज। हाँ, अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को काट ले तो वो खबर होती है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इन्फ्लुएंसर है या फिर सोशल मीडिया के जो आज के टाइम में लोग लाइमलाइट में हैं, तो मुझे लगता है वो यही कि इंसान द्वारा कुत्ते को काटने वाली थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए वो चल रहे हैं, और वो हर चीज में एक कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट करते हैं, जिससे कि लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर उनके सब्जेक्ट पे आए और उस चीज को देखें। और जब तक कोई लोग उनको देखेगा नहीं तो उनका फिर अर्निंग शुरू नहीं होगी। और एक होता है कि कैसे नैरेटिव को सेट करना है। अगर जो जितना बड़ा जिसके पास फॉलोअर्स का बैंक होगा और जितने ज्यादा व्यूअरशिप होगी, फिर उसी के आधार पर चाहे वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर कोई और, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट कंपनीज भी हों, तो वो अपने मकसद को पूरा करवाने के लिए इन लोगों की सहायता लेते हैं। अब इन लोगों को अपना ट्रस्ट और मजबूत करना है तो इसके लिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते हैं। जैसे आज के टाइम में गोदी मीडिया एक वर्ड चला रखा है इन लोगों ने। तो अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया को की आलोचना नहीं करेंगे या उसको गाली नहीं देंगे तो इनकी दुकान जो है ज्यादा चलेगी नहीं। तो इसलिए उस चीज को जस्टिफाई इनको करना पड़ता है। और आज की अगर मैं बात करूं तो जो दर्शक होते हैं, आज के जो दर्शक हैं, वो भी मैं अगर बोलूं तो वो दर्शक भी सब समझते हैं कि कौन सी मीडिया किसको फेवर कर रही है या फिर किसकी बुराई कर रही है। और सभी दर्शकों ने अपने सब्जेक्ट को चूज किया हुआ है। जो किसी की फेवर को देखना चाहता है तो वो सब्जेक्टिव है, वो उस चीज को देखता है। और जो कमियां देखना चाहता है वो दूसरी चीज को देखता है।
लेकिन यहाँ पर यूट्यूबर्स का अगर हम देखें तो ये यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि चीख कर अपने दर्शकों को बार-बार एक चीज़ ही दोहराते रहते हैं और उनका बस बार-बार एक चीज़ को दोहराने का मकसद यही होता है कि जो उनसे जुड़ा है या फिर कोई नया व्यक्ति है तो वो उनके साथ आगे जुड़े और वो अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे और इस चीज़ के लिए वो कई बार फैक्चुअली जो गलत चीज़ें होती हैं, उसको भी रख देते हैं, अपने तरीके से मोल्ड करके एक चीज़ को रख देंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पिछले कई सालों से अब उठने लगी है कि जो एक गाइडलाइंस है, वो सोशल मीडिया के लिए भी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके लिए तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगे हुए हैं कि आप ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, इस पर अभी केंद्र सरकार ने पिछले साल भी कहा था कि हम गाइडलाइंस तैयार करेंगे और होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। फेक न्यूज़ भी इस चीज़ में आके जुड़ जाता है क्योंकि कई चीज़ें एक इस तरीके से नैरेटिव पेश कर दिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और कब किसी चीज़ को अब जैसे आज ही का हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप ये देखिए कि वो भी इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, लोगों के बीच में पहुँच चुका है, बेशक वो डिलीट भी कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद उसका कुछ कंटेंट या जो उसका आशय है वो लोगों तक पहुँच चुका है। तो ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक झूठी या फिर एक गलत जानकारी जो है पूरे समाज में असंतोष पैदा कर देती है और माहौल बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ जाता है, आपसी सौहार्द जो होता है वो भी बिगड़ने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारी हम दर्शकों की भी होनी चाहिए, जो हर चीज़ को जाँच परखने के बाद ही रिएक्ट करे। बिल्कुल आँख बंद करके या फिर बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल करे किसी चीज़ पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ध्रुव राठी की बात करते हैं तो जो उनको फ़ॉलो भी करते हैं, वो भी उनका जो एजेंडा है, वो बखूबी समझते हैं कि वो किस एजेंडे पे अपने वीडियो बनाते हैं और किस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस विषय में हमें जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी यही मेन है आज के टाइम में कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बेशक आप टाइम पास के लिए तो उनको देख सकते हैं या अपना टाइम पास जी। करने के लिए उनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन उनकी कही हुई बात को सच समझ लेना या फिर सच समझते हुए रिएक्शन देना, जी, उसमें जी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए लोगों को और एक होता है क्रॉस चेक कर लेना किसी भी चीज़ से या फिर हुँ, ठंडे दिमाग से सोचकर फिर आपको कोई रिएक्शन आगे देना चाहिए। जी। अ, तो दरअसल मीडिया में एक सूत्र है कि कंटेंट ही किंग है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में उसमें ये कह दिया है, उसमें जोड़ दिया है कि कंट्रोवर्सी ही किंग है। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पत्रकारिता की तो एक पढ़ाई होती है, इम्तिहान होता है, इंस्टीट्यूशन है, प्रॉपर उसपे नज़र है, निगरानी है, तब जाके लोग आगे बढ़ते हैं। तब उनके पास कैमरा आता है, उसके बाद वो जो है चीज़ें होती हैं। अब हुआ ये है कि अब सबके पास कैमरा है, सबके पास अब पढ़ाई है नहीं, पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं है, लेकिन कैमरा है तो आप जो है पत्रकार बने हुए हैं। तो क्या ललित ये जो चीज़ें इन्फ्लुएंसर के मामले में भी यही दिख रही हैं कि मतलब चूँकि आपके पास टूल तो आ गए लेकिन उस तरह का जो कंटेंट जैसे जो पढ़ाई चाहिए, जो जिस इम्तिहान से हम लोग गुज़रते हैं पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान, वो इनको फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो इनके लिए एक आसान रास्ता इन्होंने अपने लिए चुन लिया। क्या है? मनु, इसका सबसे मतलब जीता जागता उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई शख्स है जो एक डॉक्टर के साथ जो है वो उसकी डिस्पेंसरी में बैठता है और उसके बाद वो उसको देखते देखते दवा देते 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 पता चला जो है कि उसने भी अपनी एक दुकान खोल ली और उसने दवा देनी शुरू कर दी। अब सामान्य बुखार होता है तो उसको पता है कि भाई पैरासीटामोल और ये तमाम सारी चीजें देनी है, लेकिन हो सकता है कि कोई बुखार इस तरह का हो कि जिसमें पैरासीटामोल काम नहीं करेगा, बावजूद वो पैरासीटामोल दे देता है। तो वही स्थिति इन्फ्लुएंसर्स की हो गई, वही स्थिति लोगों की हो गई कि टूल्स सब अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का एक तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब स्कूली शिक्षा दी जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि अगर मैथ पढ़ाई जाती है तो उसमें होता है कि पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन।
और उसमें नियम के तहत सबसे पहले जो है जोड़ सिखाया जाता है कि कैसे जोड़ो, जोड़ के बाद जो है घटाना सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, और बाद में चल करके डिवीजन। अब स्थिति ये हो गई है कि जो इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले डिवीजन पे काम करो, मल्टीप्लिकेशन छोड़ दो, घटाना छोड़ दो, एडिशन तो एकदम बात की बात हो गई। सबसे पहले जो है डिवीजन पे ही काम करो और डिवाइड करके, जैसा कि अभिषेक ने भी कहा जो है कि हर लोग, क्योंकि करोड़ों की आबादी है, अरबों की आबादी है, और उसमें सबका टेस्ट अलग अलग है, और लोग उस टेस्ट को समझ करके अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि कुछ सामाजिक वर्जना भी होती है, उनकी बात कहने से कुछ जो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आप देखिए कि ऐसे ऐसे रील्स आ रहे हैं जिसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे, और पता चल रहा है कि उनकी उनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा है, वो लाखों में, मिलियंस में। आप सोचते रह जाते हैं कि आखिरकार जो है उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन यह कि उनको देखने वाला एक वर्ग है और उस देखने वाले वर्ग के जरिए उसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है, अपनी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या है कि कम से कम वो गाइडलाइंस है, वो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि आप खबर ऐसे नहीं दे सकते। आप खबर जब कोई पेश करते हो, कोई नजरिया पेश करते हो, तो उसके पूरे कंटेक्स्ट को समझो, जो है उसके फैक्ट को परखो, अगर वो सच है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। लेकिन ये कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या हो गया है कि इनके लिए कोई मतलब नहीं है, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, उठा लिए चल दिए, जो कुछ दिखा उसको दिखाया, और जो कुछ दिमाग में आया उसको उन्होंने बोल दिया, ये जाने समझे बगैर कि उसका उसका परिणाम क्या होगा। तो वही स्थिति है कि ध्रुव राठी जैसे लोग, इनको क्या है कि एक बोलने का एक तरीका पता चला, टूल्स आए, और उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल, और वो एक तरीके से नासूर बन चुके हैं। वो समाज के लिए भी जो है कानूनी तौर पर आप उनको टैकल तो कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसका जो सामाजिक जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। जो उसकी वजह से समाज में एक वैमनस्यता जो पैदा होती है, उसकी भरपाई कानून कहाँ से करेगा। कानून उसको सजा दे सकता है, कुछ महीने की सजा, कुछ साल की सजा, और वो उस महीने की सजा और साल की सजा काट करके फिर बाहर आ जाएगा और फिर वही वही काम करेगा। देखिए, लेकिन यहाँ ये पे कि एक पॉइंट मैं भी बस और कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बार बार जो अपना एक एक्सक्यूज देते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करके कुछ भी ये बोल देते हैं, तो आप यहाँ ये समझिए कि आज अगर आप देख रहे हैं कि ये लोग चाहे किसी को अपशब्द कह रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, तो ये उसको अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ देते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, जो रील्स बनने लगी हैं उस पर कोई भी है, किसी भी तरीके से कोई वीडियो डाल रहा है, चाहे वो फिर फुहड़ता ही क्यों ना हो, वो भी आप जो है अभिव्यक्ति की आजादी में डाल देते हैं। अश्लीलता होती है तो भी आप उसको अभिव्यक्ति की आजादी कहते हुए परोस देते हैं पूरे समाज के बीच में। फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि किस वर्ग का, किस उम्र का जो व्यूअर है या दर्शक है वो इस चीज को देख रहा होगा। तो अभिव्यक्ति की आजादी को भी मुझे लगता है कि अब डिस्क्राइब करने का, डिफाइन करने का एक कानूनी तौर पर समय आ चुका है, क्योंकि ये जब तक एक डेफिनेशन प्रॉपर जो है समाज के सामने नहीं रखी जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। और अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, आज तो चलिए क्योंकि एक माइनॉरिटी धर्म है हमारे देश का, उसने आपत्ति उठाई है, और एक राज्य है पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो शायद सोचती कि इस वीडियो के माध्यम से जो उनके लिए फेवर रखने वाला जो एक इन्फ्लुएंसर है वो एक सिंपैथी गेन करेगा, और कल को हम उसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई ऐसा नैरेटिव और पंजाब के लिए पेश करेंगे तो वो हमारे फायदे में जाएगा। लेकिन वो उल्टा पड़ गया है, तो इसलिए वो डिलीट हो गई है। लेकिन आप सोचिए कि अगर अभी मैं आपको एक और उस पर ले जाता हूँ, कुछ समय पहले जो अनुराग कश्यप है, वो भी आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर माने जाते हैं, खुल के वो कहते भी हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिल्म बनाने से पहले एक उन्होंने जानबूझ के कंट्रोवर्शियल एक ट्वीट किया था। उसमें एक जो जाति है, स्वर्ण समाज की एक जाति है, उसको लेकर उन्होंने बहुत ही गंदा जो है एक अपशब्द लिखा, और उसके बाद कंट्रोवर्सी होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन आप अगर आप उस शब्द को, मैं कह रहा हूं कि हम उस चीज को नहीं बोल सकते हैं, या कोई भी सभ्य व्यक्ति या सभ्य समाज उस चीज को नहीं बोलेगा, क्योंकि वो गाली से भी बुरी चीज है। और आप उसको फिर अगर अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो फिल्म बनाई गई
और उस फिल्म के जो लोग हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि वो फिल्म में जो है दलित समाज को लेकर बनाई गई थी, तो एक वैमनस्य पैदा वो अपने उससे कर रहे हैं कि दलितों के बीच में और सवर्णों की उस कास्ट के बीच में अपने ट्वीट से वो वैमनस्य एक खड़ा करना चाहते हैं कि देखिए मैंने उसको गाली दी है, और एक वो कहीं ना कहीं ऐसी सोच पनपा रहे हैं उन लोगों के बीच में कि आइए आप ही के लिए वो फिल्म है और आप आराम से देखिए, खुल के देखिए। तो ये सब चीजें बहुत एजेंडे के साथ जो है ये लोग चलाते हैं। हमें लगता है कि भाई शायद वो, चलिए, एक मानवता भूल हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। इनका हर चीज में एक प्रॉपर सारी सोची समझी साजिश के तहत हर काम करते हैं, हर ट्वीट करते हैं, या फिर हर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं। और अभिषेक यहाँ पे उड़ता पंजाब फिल्म का भी जिक्र करना बड़ा वाजिब हो जाता है, जिसमें अनुराग कश्यप और उसके बाद जो विशाल उसके फिल्म से जुड़े हुए थे, संगीतकार विशाल जो है आपके समर्थक भी हैं, और आपने देखा होगा कि उड़ता पंजाब के बाद जो है कि एक माहौल बना आम आदमी पार्टी के पक्ष में, एक माहौल बना किस तरीके से अकालियों के खिलाफ उसका मतलब एक गुस्सा क्रिएट हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में वो सहायक भी सिद्ध हुई। तो कहीं ना कहीं एक ये एजेंडाबाजी भी है, मतलब उसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम आंखें बंद करके और बिना दिमाग लगाए इन लोगों के किसी भी एजेंडे को विश्वास करते हुए और अपना रिएक्शन देंगे, तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा पूरे समाज के लिए, देश के लिए भी। तो आपको जो कंटेंट देखना है देखिए, आप स्वतंत्र है उस चीज के लिए, लेकिन बस मेरी तो यही अपील है हर व्यक्ति से कि उस पर जो रिएक्शन बनता है या फिर जो आप उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, उससे पहले थोड़ा आप सोच समझ के विचार करके ही रिएक्ट कीजिए। ये समझिए कि जो भी कंटेंट आपको परोसा गया है उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है, क्या उस पर रिएक्शन देना उचित है या नहीं है। और सरकार को अब ज्यादा देर गवाए मतलब ज्यादा देर ना गवाते हुए इस पर कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर बनानी चाहिए, जो हमारे मनु देश का स्वाद है वो जी बने रहने मनु बहुत इसमें जरूरी। सबसे बड़ी चीज है कि सब पुराने जमाने में क्या होता था कि फिल्में और मीडिया एक बड़े हथियार के तौर पे राजनीतिक दलों के लिए काम में आती थी। अब वो चीज जो है वो सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल जो कि सत्ता में रहते हैं, सरकार चलाते हैं, वो समाज की मतलब जो ताना बाना है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मतलब कोई भी किसी भी पार्टी का नेता जो है सामाजिक ताने बाने को बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता है, लोगों के मरने में जीने में, तो वो सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बावजूद वोटों की फसल काटने के लिए वो इस तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करता है ताकि मतलब वोटों की फसल काटी जाए। और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि मनु एक चीज और है कि भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अगर आप देखिए तो 2000 में जो बच्चे पैदा हुए वो 2018 में जाकर के 18 साल के हो गए, और एक तरीके से उनको जो है मत देने का जो एक अधिकार है वो भी हासिल हो गया। तो कहने का अर्थ है कि निश्चित तौर पे अब जो चीजें बनाई जा रही हैं, बहुत सारे 18 साल के जो युवा हैं, बहुत सारे उनको बहुत भारत के इतिहास के बारे में उस तरीके से जानकारी मतलब नहीं मिल पा रही है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उन्हीं से सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं और एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए देश में इस तरह के इस मुद्दे पर इस तरह की व्यवस्था रही है और आप उस पर फैसला करिए। तो स्थिति हुई कि कचरा ज्ञान जो दिया जा रहा है उसकी वजह से भी सामाजिक तौर पर एक जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। जी मनु। जी। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कैसे राजनीति के हाथों में खेल रहे हैं, और अब तो कुछ लोग देश के दुश्मनों के हाथों में भी खेल रहे हैं। इस पर डिटेल हमने इस बातचीत में बताया। और जैसे ललित ने जिक्र किया कि पारंपरिक मीडिया और आज की जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ ऐसा हो गया है कि डॉक्टर के साथ जो पर्ची काटने वाला या पर्ची बांटने वाला या दवाई बांटने वाला है वो भी डॉक्टर बन गया है। जाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे, और ये उसी के साइड इफेक्ट हैं जैसे जो ध्रुव राठी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। इनसे जाहिर सी बात है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, अपना विवेक और लगाने की मनु जरूरत है। यहाँ पर सभी लोगों को ये भी जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि
यदि उनको आज इस तरीके के कंटेंट को देखकर अगर वो मजा आ रहा है, तो कल को यही कंटेंट जो है उनके लिए सजा भी बन सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी ये सारे कंटेंट देख रहे हैं, और जब वो परिपक्व होंगे, बड़े होंगे, तो उनका माइंड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो प्रभाव इस पर पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत सोच विचार कर निर्णय लेने की जरूरत है। यही हमारा जो है कहना है सभी लोगों से। बिल्कुल, तो ये सभी अभिभावकों के लिए भी एक जरूरी सलाह है कि आप आपके घर में जो मासूम हैं, जो कोमल दिमाग हैं, उनके दिमागों में क्या भरा जा रहा है, ये भी इस पे भी निगरानी करने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए ललित राय और अभिषेक रावत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनु। और आप दर्शकों से अनुरोध है कि ऐसे कंटेंट के लिए आप जो है द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो जो हमारा जो भी नया कंटेंट है सबसे पहले उसकी सूचना आपके मोबाइल फोन पर टन से बच जाएगी। तो आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जल्द एक नए चर्चा के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। नमस्कार। थैंक यू मनु।